इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 भारतीय संविधान भाग 4। इसके पहले आप 3 भाग पढ़ चुके हो। 4 में पढ़ेंगे 4 से मौलिक अधिकार, जिसमें पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाती है। मौलिक आधार तो ठीक है, लेकिन ये जो खंड है यह भारतीय संविधान का अंतरात्मा भी कहलाती है। औपनिवेशिक शासन के जो भी थे उसमें औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया, और जो भी उस समय औपनिवेशिक शासन थे वो क्या किए, नेताओं के मन में एक संदेह का भाव पैदा कर दिए। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होना चाहिए कि राज्य क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको मालूम तो होना चाहिए ना। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं, और यही मौलिक अधिकार जो बना जिसके वजह से कोई भी राज्य मनमाना नहीं कर सकता किसी से, और अपने सत्ता का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं कर सकता है। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसी के वजह से संविधान के वजह से राज्य की रक्षा हुई और व्यक्तियों के सक्षम जो भी अधिकार हैं उसकी रक्षा हो सकी। क्योंकि अगर वो नहीं डालते तो भाई आज तो गड़बड़ था अपने लिए। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, और कुछ मित्रों को तो शेयर करना ही करना। विभिन्न अल्पसंख्यक जिसकी मतलब उनकी संख्या कम हो और दूसरे जगह से आए हो वो अल्पसंख्यक हो गए। जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हम उस जगह के लिए अल्पसंख्यक हो गए, लेकिन इस तरह संविधान में नहीं आ जाएंगे। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके, और नहीं कर सके तो संविधान किस बात का। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है कि हर किसी का अधिकार, जो भी किसी का अधिकार है, जितना भी अधिकार है उसका रक्षा संविधान करेगा, और संविधान का रक्षा करने वाले वो सारे लोगों की रक्षा करेंगे जो इस देश में हैं। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। इसका मतलब बहुत दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसे स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। मतलब पहला था कि वो जितने भी नागरिक हैं वो अपनी स्थिति जैसी भी स्थिति हो वह उन अधिकारों के दावेदारी कर सके कि हाँ ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। दूसरा है, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और ये मौलिक अधिकार का जो कानून बना जिसके वजह से कोई भी सवाल पूछ सकता है, चाहे वो कोई भी संस्था हो और चाहे किसी का भी सरकार हो, उससे ये सवाल दागा जा सकता है कि हमारा अधिकार कहाँ गया, वेयर इज माई अधिकार, ये डिमांड कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है, और हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी एक खंड उनका बना दिया गया। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके, क्योंकि मौलिक अधिकारों में कुछ ऐसे निर्देश देने वाले भी तो लोग होने चाहिए। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीति बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। और ये लोग चाहते थे कि राज्य कुछ भी करे तो ये जो सिद्धांत कानून नीति है उसको मार्गदर्शन के रूप में देखे और हमेशा अपने सामने रखे। यहाँ पर देखो, अब कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार का हनन कैसे होता है।
निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? जैसे में यदि 13 साल का एक बच्चा किसी भी कारखाने में काम मजदूरी कर रहा है तो मौलिक अधिकार को हम ब्रेक कर रहे हैं, मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोक रहा है तो उसके मौलिक अधिकारों को तोड़ रहा है। यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है तो उस राज्य का मुख्यमंत्री उसका हनन कर रहा है मौलिक आधार का। उसके बाद है, यदि सरकार सशस्त्र बलों के कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रहा है, मतलब कोई भी पोस्ट नहीं दे रहा है क्योंकि वह अधिकारी महिला है, अधिकारी वो महिला पोस्ट है, महिला पोस्ट नहीं कोई भी पोस्ट है, अगर उस पर महिला आ रही है तो उसको नहीं दे रहा है तो उस महिला के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके लिए राज्य सरकार, विधायी के, नगरपालिका, केंद्रपालिका सबको जवाब देना पड़ता है, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सबको जवाब देना पड़ता है। 5 नंबर धर्मनिरपेक्षता। इसके बारे में हम आगे एक चैप्टर भी है धर्मनिरपेक्ष का, तो हम उसमें पढ़ेंगे डिटेल्स में। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। मतलब किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता वही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। इतिहास से ही तो संविधान बनता है। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और संविधान क्या होता है? एक ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसमें हर लोगों के आदर्शों और उनके नीति आयोग को लिखा जाता है, जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों, जितने भी अपने नेता हैं, प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाता है, चाहे आ जाते हैं, वहां देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं। वहां लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई थी कि हमें एक नया संविधान भी चाहिए। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से इनका अर्थ जान पाएंगे, अच्छे से आपका उसका अर्थ जान लेंगे कि भाई संविधान है क्या। यहाँ पर कुछ लोग संविधान के पोस्ट पर मतलब जो दस्तावेज बना था उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं, सारे लोग सिग्नेचर किए। संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाएं कि कार्यकर्ता कौन से हैं जो लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंध रेखाचित्र। अब देखो 11 गो मौलिक कर्तव्य है, उससे रेखाचित्र बना है। तस्वीरें बनाएं अथवा उन पर कविताएं, गीत लिखें तथा कक्षा में इन पर चर्चा करें। ये आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन है जो सबमिट करना है। आप इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के व्हाट्सएप नंबर पर भी प्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं, चाहे मेल पर भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बुक खत्म होता है, ये पाठ खत्म होता है। तो क्वेश्चन बता देता हूँ, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आप जान चुके हैं, आप लिख लोगे। 2 नंबर,
नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान है, मतलब पहला कॉलम है जो 1990 का संविधान है नेपाल का, और दूसरा कॉलम 2015 का है। तो इसमें कार्यपालिका है और संघीय कार्यपालिका है 15 में। इसमें अनुच्छेद 35 है तो इसमें 75 कर दिया गया है। कार्यकारी शक्तियां नेपाल अधिराज्य की अधिकारी शक्तियां महामहिम नरेश एवं मंत्री परिषद में निहित होगी। ये 1990 में था कि राजा और राजा के मंत्री परिषद ही उसका मतलब कुछ भी कर सकते हैं, उस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बदला गया तो क्या लिखा गया? कार्यकारी शक्तियां, नेपाल की कार्यकारी शक्तियां संविधान और कानून के अनुसार मंत्री परिषद में निहित होंगी। तो सरकार और कानून के अनुसार कुछ होगा तो ठीक, नहीं तो जय सिया राम। 3 नंबर, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? 4 नंबर, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यक के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक कारण बताइए। ए, क, ख, ग, घ में आपको सिलेक्ट करके लिख देना है। 5 नंबर है, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखो, संघवाद, ऊपर संघवाद पढ़े, उसका महत्व लिखो। शक्तियों का बंटवारा, उसका महत्व लिखो। मौलिक अधिकारों का महत्व लिखो। संसदीय शासन पद्धति का लिखो। मैं बता देता हूं संसदीय शासन पद्धति। इसमें आप लिखोगे संसद हमारे लिए, संसद भवन या संसदीय शासन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे केंद्र रहित सरकार के वजह से ही, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है लेकिन फिर भी बताता हूं। संसदीय शासन पद्धति, इसमें महत्व आप लिख सकते हो, संसद हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। बस एक लाइन लिख दो, काम खत्म। क्वेश्चन 6, उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देश से लगती हैं। तो उनका नाम लिखना है। तो क, ख, ग, इनके जरिए में चारों तरफ देख लो। इधर को आ गए उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में असम आ गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। अब देखो मनमानापन, मतलब किसी का मन नहीं हो फिर भी उससे काम कराना, उसको बोलते हैं मनमानापन। आदर्श, किसी भी इंसान या कोई भी शब्द या कोई भी शब्दार्थ या कोई भी सेंटेंस, उसका जब कोई अच्छे से पालन करता है तो वही आदर्श हो गया। जैसे में जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप में वो दिखाई दे तो आदर्श कहलाता है, आइडियल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य 19वीं सदी में हुआ था। इस आंदोलन में हजारों मर्द और औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे। यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणति हुआ, मतलब मिल गया। इसी वर्ष की इतिहास के पाठ्यपुस्तक में इस आंदोलन को आप और अच्छी तरह से जानेंगे। अब राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। ठीक है। संप्रभु, इस अध्याय में संदर्भ, जो भी संदर्भ है, संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। संप्रभु मतलब इस अध्याय में जो आजाद है वही संप्रभु है, अपनी इच्छाओं का मालिक। मानव व्यापार, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीजों की गैर कानूनी खरीद बिक्री और अवैध व्यापार कहा जाता है। अब देखो, पिछले हमारे इतिहास जब पढ़े तो उसमें भी क्या था, गुलामों को बेचा जाता था, गुलामों का बाजार लगता था।
इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरत और बच्चों को गैर कानूनी खरीद और बिक्री से जिसे मानव व्यापार कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। खरीद और बिक्री होगा यहाँ पे, क्योंकि उसी का परिवाची शब्द है, लेकिन वो बहुत पुराना शब्द है, उसी को मानव व्यापार कहा जाता है। निरंकुशता, इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। अगर इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, इसका इस्तेमाल कुरूप हो रहा है, मतलब बहुत अत्याचारी भावना से हो रहा है, तो उसको निरंकुशता बोलेंगे, उसको निरंकुश बोलेंगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का निरंकुश हो रहा है, मतलब बर्बाद किया जा रहा है मेरे मौलिक अधिकारों का। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, पार्ट खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट है धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो चलिए, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।